बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो, सोशल साइंस हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आज हम शुरू करते हैं सोशल साइंस का आपका कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है आपका भारत के संसाधन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे आशय है कि भारत में जो उपलब्ध संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वह सब चीज़ें मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, विशेषकर इन चारों टॉपिक्स पे आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा। बाजू में एक चार्ट दिया है, हम पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। भारत के संसाधन, महत्व एवं प्रकार, पहली चीज़। दूसरे में पढ़ेंगे हम मृदा, मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण। मृदा मतलब मिट्टी। फिर है हमारा जल, जल के स्रोत, उसके प्रकार, विवरण और जल संरक्षण। जल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, स्रोत, उसके प्रकार कितने हैं और उसका हमें संरक्षण कैसे करना है। फिर हम पढ़ेंगे वन, वन से आशय है जो जंगल हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे, और उनसे जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता व उनका संरक्षण। वन और वन्य में रहने वाले जो प्राणी हैं उन पर आश्रित हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं और उनका हमें कैसे संरक्षण करना है। अगला है हमारा वन्य प्राणी, विलुप्त हो रहे वन्य प्राणी। वन्य प्राणियों में हम पढ़ेंगे जो वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में और वो कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं। चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार। संसाधन से आशय से मतलब है संसाधन किसे कहते हैं, हम क्या समझते हैं संसाधन में, उसका महत्व क्या है और संसाधन के प्रकार। तो मुख्य रूप से हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे, आशय, महत्व एवं प्रकार। तो देखिए यहाँ संसाधन की आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन कहते हैं। तो ये आपकी हो गई संसाधन की परिभाषा। आपको कोई बोलता है कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे। आगे शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये सेकंड परिभाषा है। तो हम किसी चीज़ को संसाधन कैसे माने कि ये संसाधन है जो मानव के जीवन में उपयोगी है। तो वे समस्त चीज़ें जो मानव के किसी न किसी रूप में काम आती हैं उनको हम संसाधन कह सकते हैं। ये पहचान हो गई। जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्य व अन्य जीवों का प्यास बुझती है। खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और ये स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं। जब हमें बड़ा आंसर देना होगा तो हम ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं संसाधन मानव जीवन को सरल व सुखद बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन वन, जल, इन सभी चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिनसे हमारा जीवन सुख में बनता है। आगे देखते हैं। आदिकाल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। ये बिल्कुल सही बात है। प्राचीन समय में हम देखें तो मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। इतने ज़्यादा संसाधन, मानव निर्मित संसाधन उस समय नहीं थे। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे देश अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन है। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक है बन गया। इसलिए संसाधनों को हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। जिन देशों के पास अच्छे संसाधन हैं आज वो देश विकसित देश कहलाते हैं और वहाँ समृद्धि बहुत ज़्यादा है उन देशों की अपेक्षा जिन देशों के पास में संसाधन कम है। हमें ये समझ लेना है कि प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय
आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। अब ये चीज़ हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को संसाधन कह सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को संसाधन तब कह पाएंगे जब वो किसी न किसी रूप में मानवीय से मतलब मानव के काम आ रहा हो। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मुख्यतः मनुष्य के हाथ में है। ठीक है, मनुष्य देखो सारी चीज़ें प्रकृति में उपलब्ध हैं, लेकिन ये मनुष्य के बुद्धि कौशल पर डिपेंड करता है कि वो उसका उपयोग कैसे करता है। क्या किया मनुष्य ने, देखते हैं हम। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक, ज्ञान से प्रकृति तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इसी प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। देखिए संसाधन तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि कौशल और तकनीक से, जो तकनीकें हमने विकसित की हैं और अपनी बुद्धि के हिसाब से चीज़ों का उपयोग करता है। उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हजारों सालों से है, लेकिन हमने उसका उपयोग बहुत समय बाद किया संसाधन के रूप में। तो ऐसे कई तत्व हैं प्रकृति में जो मौजूद हैं, लेकिन हम उनका दोहन अभी तक नहीं कर पाए हैं क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी हमने विकसित नहीं की है, और जो हमारा निरंतर जारी है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। जब मनुष्य उनका उपयोग अपने हित में करने लगता है तो जो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में जो तत्व हैं वो संसाधन बन जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि कौशल तथा तकनीक ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है ना। मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि कौशल और तकनीक की मदद से वो जो तत्व हैं उनको अपने जीवन के लिए उपयोगी या मूल्यवान बना लेता है, तब हम उसको संसाधन कह सकते हैं। एक चार्ट दिया है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधनों के प्रकार कितने हैं। चलिए चार्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो भूमि और मृदा। तो भूमि जो पृथ्वी की पूरी जमीन है उसको हम भूमि कहते हैं, है ना, जिसमें पर्वत, पठार, समुद्र का नीचे का तल सब कुछ सम्मिलित होता है, उसको हम भूमि कहते हैं। और मृदा हम उसे कहते हैं जो उपजाऊ जमीन होती है। यही दोनों में अंतर है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर लिखा है जल से आ से मतलब पानी। फिर वन है, वन में रहने वाले जीव जंतु हैं जो पृथ्वी पर रह रहे हैं। खनिज वे सभी चीज़ें जिनका उत्खनन हम जमीन के अंदर से करते हैं। शक्ति के स्रोत, जो नए चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं आज के समय में, है ना। वायु, ये सभी के सभी संसाधन हैं। और ये सभी के सभी कैसे संसाधन हैं, तो ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन से आशय है कि वह चीज़ें जो मानव निर्मित नहीं है, पहले से ही प्रकृति में मौजूद है और जिनका निर्माण मानव ने नहीं किया है, उनको हम प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। और जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये हमारा है अगला पृष्ठ। इसमें क्या कह रहे हैं ये वो देख लेते हैं। साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैकाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी हैं। ये परिभाषा हम नोट कर लेंगे मैकनॉल की, जो उन्होंने संसाधन के बारे में दी है। प्राकृतिक संसाधन को बनाने का कार्य मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव भी एक संसाधन है। किसी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य का एक मूल्यवान संसाधन है। आज की जो नवीन परिभाषा है उसके हिसाब से किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के व्यक्ति का शिक्षित होना, कार्य में कुशल होना, स्वस्थ होना उस देश का मूल्यवान संसाधन है। किसी भी देश की शिक्षा की दर,
वहाँ के लोगों को कार्य करने की क्षमता उस देश के विकास में सहायक होती है। तो इसलिए नया शब्द आया है मानव संसाधन। आप लोगों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके कौशल को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, तो इसको आप मानव संसाधन में ही मानेंगे। आगे देखते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ लिखा है आपका व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला, किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है वो आपका क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि हमारी खेती हो गई या अन्य कोई चीज़ जिसका हम खुद पर्सनल यूज़ करते हैं, कोई व्यक्ति करता है। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिन संसाधनों पर किसी देश या राष्ट्र का अधिकार होता है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे लिखा है राष्ट्र की संपदा, मतलब किसी देश में उपलब्ध संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। सैन्य शक्ति, उस देश की सेना, और नागरिकों की देशभक्ति, ये क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। तीसरा है विश्व संसाधन, मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, ये सारी के सारी चीज़ें विश्व संसाधन में आएंगी। जैसे समुद्री क्षेत्र या अंतरिक्ष या सूर्य, चंद्रमा, जिनका हम भविष्य में उपयोग करेंगे, तो ये क्या कहाँ जाएंगे? ये किसी एक देश की संपत्ति ना होकर संपूर्ण विश्व की संपत्ति है। अगला देखते हैं हम लोग पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। ये दूसरे प्रकार से, पुनः पूर्ति से मतलब फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से संसाधनों के प्रकार को हम देखेंगे। तो यहाँ हमने उनको बांटा है 4 भागों में। पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी गुणों को बनाए रखा जा सके, जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को उपयोगी बनाए रखना। तो ये कैसा हो जाएगा? पुनः पूर्ति, मतलब दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। खेती का हर बार करते हैं वैसे के वैसे ही, हर बार हम फसल बोते हैं, अगली साल फिर फसल बो देते, तो वहाँ पुनः पूर्ति हो रही है। दूसरा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, एक बार उपयोगी संसाधन, मतलब वे संसाधन जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे संसाधन कैसे कहलाएंगे? पुनः आपूर्ति वाले, जिनका हम एक बार उपयोग कर पाएंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है? ये लिखा है पेट्रोल और कोयला, एक बार हमने इनका उपयोग कर लिया तो हम दोबारा ही उसको रिसाइकल करके उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा है बारंबार प्रयोग वाले संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ पुनः उपयोग में लिया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि। ये बारंबार हम इनको उपयोग कर सकते हैं इनके रूप में परिवर्तन करके। चौथा प्रकार है सनातन प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल इत्यादि। ये सनातन से मतलब है ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगला प्रकार देखते हैं हम लोग वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर मतलब अगर हम उनको बांटें तो उनका कितने प्रकार हमें मिलते हैं। तो है सर्वसुलभ, मतलब जो संसाधन सभी जगह उपलब्ध हैं, जैसे वायु सभी के लिए है ना, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है, इसको हम बोलेंगे सर्वसुलभ संसाधन। दूसरा है हमारा सामान्य सुलभ संसाधन, जो संसाधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। सामान्य सुलभ मतलब आसानी से हर जगह उपलब्ध है। दूसरा हो गया। तीसरा विरल संसाधन,
यहाँ विरल से आशय है कि जिन जो मिलने में जिनकी में कठिनता है, हर जगह जो उपलब्ध नहीं है। जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं, यथा कोयला, सोना, यूरोनियम, ये हर जगह तो उपलब्ध नहीं है ये चीज़ें, तो ये कैसे संसाधन हो गए? विरल संसाधन हो जाते हैं। अगला है हमारा एकल संसाधन। एकल संसाधन वह संसाधन है जो संसार में दो या एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, बाकी हर जगह उपलब्ध नहीं है। उदाहरण दिया है इन्होंने क्रोमोलाइट धातु का, जो प्राकृतिक रूप से केवल कहाँ मिलती है? ग्रीनलैंड में। अगर आपने इससे पहले मैप देखे हो, वर्ल्ड का आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा, उसको आप देखें, यह आपके होमवर्क में रहेगा। अगला है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से देखते हैं, तो कितना प्रकार हो जाता है? 2 प्रकार। पहला प्रकार आपका आता है अप्रयुक्त संसाधन। संसाधनों का उपयोग जब तक नहीं किया जाता तब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडार को पता होने पर भी उनका दोहन और उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। तो मतलब संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन हमने उनका प्रयोग नहीं किया है, तो वो अप्रयुक्त संसाधन कहलाएंगे। हमें पता है लेकिन हम उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। अगला है अप्रयोजनीय संसाधन। वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। उपलब्ध हैं लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आज के समय में हम उनका उपयोग कर सकें, तो वो कैसे संसाधन कहलाएंगे? अप्रयोजनीय। उपलब्ध हैं लेकिन हमारा बुद्धि कौशल का विकास उतना नहीं हुआ है कि हम उनका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य संसाधन। वह संसाधन जिनका उपयोग हम आज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन निकट भविष्य में करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। संभाव्य संसाधन हो गए हमारे। संभाव्य से मतलब जिनकी हम निकट भविष्य में इनका उपयोग कर लेंगे, आज तो नहीं कर रहे हैं। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है। बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। अगला है लास्ट हमारा गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात ना हो तब तक वह पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व प्रयोग मनुष्य को ज्ञात न थे तब तक वह गुप्त संसाधन की श्रेणी में था। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मृदा। मृदा के बारे में देख लेते हैं। मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण। जब मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसान के खेत में मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी और उसको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो एक किसान के लिए सबसे ज़्यादा अमूल्य क्या है? मृदा। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है। ये भी सही है क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं वो कृषि आधारित होते हैं अधिकतर, जहाँ से ज़्यादातर लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए किसी देश के विकास के लिए वहाँ की मिट्टी या मृदा का उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। एक परिभाषा दी गई है डॉक्टर बेनेट के अनुसार, मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग्य से बनती है। तो बच्चों आप इसे ज़रूर नोट कर लेंगे कि मृदा की परिभाषा बताइए, तो आपको ये डॉक्टर बर्नेट वाली परिभाषा याद होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं परिभाषा के बाद में। तो हम देख लेते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। मृदा का
निर्माण। मृदा बनती कैसे है? तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसकी दो सही 1/2 सेंटीमीटर की पतली सी परत के निर्माण में 1000 वर्षों से अधिक का समय लग जाता है। मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर की मृदा की परत बनने में 1000 वर्ष का समय लगता है। मृदा निर्माण के लिए समस्त समतल भूमि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती हैं। नीचे दिया हुआ है, रेड में इम्पोर्टेंट है, देखते हैं हम। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक हैं, जैसे चट्टान, भूभाग का उच्चावाच होना, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिनसे सेलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं व उनके अवशेष। इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है आपकी मृदा। मूल चट्टान मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें हैं या अन्य चट्टानें हैं, उनमें धीरे धीरे कटाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और वही धीरे धीरे कटाव मिट्टी में बदल जाता है। भूभाग का उच्चावाच से आशय है पर्वतों से, वहाँ से जो निरंतर कटाव होता रहता है और वही समतल में आके धीरे धीरे मिट्टी में बदलता है। जलवायु की दशाएं, जलवायु की दशाओं से आशय है सर्दी गर्मी का जो मौसम आता है निरंतर, उसका प्रभाव किन पे पड़ता है? चट्टानों पर। वो चट्टानों का उसकी वजह से अपक्षय या क्षरण होता है और क्षरण के कारण धीरे धीरे वो मिट्टी में परिवर्तित होते हैं। दूसरा है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष। पेड़ पौधे भी क्या बोलेंगे उसको हम, गल जाते हैं और वो भी धीरे धीरे खाद में परिवर्तित होकर और मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा परिच्छेदिका। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद कटान में गठन रंग और परतों एक के ऊपर एक बिछी होती हैं, इसको मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। एक पूरा मैप दिया है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये मृदा परिच्छेदिका के भाग बटे हुए हैं, उसको समझाने के लिए आपको ये एक डायग्राम दिया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मृदा कितनी स्टेप में बटी होती है, ज़मीन के अंदर कितनी परत होती हैं। तो सबसे पहली परत है आपकी, लिखा है पृष्ठ की ऊपरी परत। ये वाला हिस्सा जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें फसलें होती हैं, ये दिया है। देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नीचे जड़ें गई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला हिस्सा होता है किसान के लिए, क्योंकि इसी में फसल का बढ़ना और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगली परत है संस्तर स्थिति। संस्तर स्थिति मतलब ये वाली जो कच्ची मुरम होती है ना। हम लोग जब ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ हमें बिल्कुल कच्ची मुरम मिलेगी मिट्टी के बाद, उसको हम उपमृदा बोलते हैं। फिर है संस्तर स्थिति अपक्षरित सेल। अपक्षरित सेल से आशय है कि जो नीचे जब हम खुदाई करते हैं तो जो कड़क वाली मुरम मिलती है वो, और उसके नीचे आपको मिलेगी आधार सेल, जो सबसे कठोर पत्थर नीचे आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं। जब आप खुदाई करेंगे नीचे तो 2 या 3 फीट खोदने में ये सारी स्टेपें आपको आपके क्षेत्र में मिल जाएंगी। कहीं कहीं ज़्यादा गहरे पे जाके चट्टानें आती है और कहीं कहीं उछले लेवल पे आ जाती हैं। समय ज़्यादा हो रहा है तो अब हम सिर्फ देख लेते हैं सीधे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसको एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है मिट्टी के प्रकार और वितरण। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है मैं शॉर्ट में अभी आपको बता देता हूँ, बाकी उनको विस्तृत समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। मैंने बता भी दिया था आप लोगों को गूगल मीट क्लास में। ये मिट्टी
जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और मैदानी इलाकों में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारी काली या रेगुड़ मिट्टी। इसका क्षेत्र मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। यहाँ फिर 3 प्रकार हमारे आ गए हैं। लाल मिट्टी, इसमें किस किस चीज़ का उत्पादन होता है और किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, किस फसल के लिए उपयोगी है, ये विस्तार में हम पढ़ेंगे। अगली है लेटेराइट। लेटेराइट में किस किस तत्व की प्रधानता होती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है और कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, ये भी हम पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी से आशय जो हमारा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो शुष्क मिट्टी पाई जाती है, ये है हमारा, अगर भारत की बात करें तो राजस्थान, थार का रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैप दिया है कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। काप मिट्टी के लिए उन्होंने कलर दिया अलग। काप मिट्टी वाला क्षेत्र है, कलर से आप देख सकते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का ये पूरा क्षेत्र है जिसमें आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, ये सारा काउंट होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। ये ऊपर काप से मतलब हमारा वही है जलोढ़ मिट्टी से, तो ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है ये। और ये सारा के सारा किसका मैदान है, ये गंगा का मैदान है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से मिलती है और ये आपका सिंधु नदी क्षेत्र है, सिंधु की सहायक नदियों का क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी के लिए उन्होंने हल्का पीला रंग का उपयोग किया है। तो आपको दिख रहा होगा मैप में कि ये पूरा के पूरा हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे शुष्क मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल स्थित है ना। अगला है हमारा लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट को उन्होंने दिखाया है पीले कलर से। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, विशेषता है ना, स्पष्ट उसकी विशेषता है। तो आप देखेंगे ये पूरा के पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ना। और ये कुछ नीचे का हिस्सा है तमिलनाडु और केरला में, और ये कुछ हिस्सा आपका उड़ीसा साइड का है। आगे देखते हैं वन व पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र। तो ये वन व पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र वही लेटेराइट और उसका आ गया। वन कहाँ है और पर्वत कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पर्वत वाला क्षेत्र तो यही है हिमालय क्षेत्र। और ये आपका कुछ हिस्सा नीचे की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में, है ना। अगला है हमारा दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी कहाँ होगी, सीधी सी बात है जहाँ समुद्री किनारा होगा, है ना। तो समुद्री किनारा कहाँ है, हमने सुना है डेल्टाई वन क्षेत्र, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। आपको ये दिख रहा होगा, जिसको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, दलदली मिट्टी है। अगला है लवण युक्त मिट्टी। लवण मतलब नमक या क्षारीय मिट्टी जो होती है ना, जिसमें लवण की प्रधानता है। तो ये आपको हल्की दिख जाएगी, कहीं कहीं 2 से 3 जगह मिलेगी। एक तो गुजरात वाला क्षेत्र है हमारा और एक आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये यहाँ है, दूसरा ये यहाँ है ना, जिस यहाँ पे नमक का खारापन है। इस सबको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो सिर्फ हम इस वीडियो में साथ में ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं इस चैप्टर के, जो कि हैं पेज नंबर 15 पे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 15 पर। ये विकल्प हम इसमें देख लेते हैं, रिक्त स्थान हम अगले वीडियो में करेंगे। पहला है कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। स्पष्ट लिखा है, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, है नहीं लिखा उन्होंने, नहीं है लिखा है। तो इस चीज़ को हमें नोट करना है। इसमें से आपका आएगा चौथे नंबर का, पानी का इकट्ठा होना। विकल्प दूसरा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र में गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा जालोड़। मैदानी क्षेत्र में मिट्टी बह के आएगी, है ना, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। तो इसने स्पष्ट लिखा है गंगा और उसका क्षेत्र, तो जलोढ़ मिट्टी रहेगी। तीसरे का आंसर आपका रहेगा
डेल्टा प्रदेश। मृदा संरक्षण के लिए समुच्च रेखा बंद बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोगी पाई जाती है? तो डेल्टा प्रदेश में ना। डेल्टा प्रदेश से आशय है जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसको हम डेल्टा प्रदेश कहेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, जिसको हम मैंग्रोव वन क्षेत्र भी कह रहे हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र भी कह रहे हैं। चौथा है हमारा, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। मानव इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करता है? तो इसका आएगा आपका पृष्ठीय जल, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर उपलब्ध है, उस जल का हम उपयोग सर्वाधिक अपने जीवन में करते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया है, केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब वन पढ़ेंगे तब वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो केवलादेव नाम से एक अभ्यारण्य है, वो कहाँ है? तो ये है आपका आरजे में, राजस्थान में, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। अगला वीडियो हमारा जो आगे का हिस्सा है उसका, उस पर रहेगा मिट्टी के प्रकार और वनों पर। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई करते रहो और नोट्स बनाते रहो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। जय हिंद।